नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं हम, बड़े टेबल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि टेबल में जो एनोमलीज है वो रिमूव हो जाए। एनोमलीज जनरली तीन टाइप की होती है। इंसर्शन एनोमली, यानी इंसर्शन में प्रॉब्लम, डेटा इंसर्ट करने में प्रॉब्लम। डिलीशन एनोमली और अपडेट एनोमली, ये कुछ एनोमली होते हैं। उसके अलावा डेटा रिड्यूडेंसी और अदर वीकनेसेस भी टेबल में होते हैं। वो सब रिमूव होने लगते हैं अगर हम टेबल को नॉर्मलाइज फॉर्म में लाने लगे तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये एक बड़ा सा टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। इसमें टोटल नंबर ऑफ रो 5 है और जो कॉलम है वो 6 है। 5 रो 6 कॉलम का एक बड़ा सा टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल। नाउ आई विल टेल यू कि इस टेबल में कौन से एनोमलीज है। मैं सबसे पहले इस टेबल में जो इंसर्ट एनोमली है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल में मुझे जो डेटा इंसर्ट करना है वो है मुझे एक नई एक्टिविटी ऐड करना है। तो उस एक्टिविटी को कोड दे दिया मैंने A4। एक्टिविटी के लिए कोड लिया है मैंने A4। A1, A2, A3 एक्टिविटी कोड यूज हो चुके हैं। तो मैं नया एक्टिविटी को इंसर्ट करने के लिए कोड लेता हूँ A4। एक्टिविटी का नाम ले लेता हूँ आर्चरी। आर्चरी नाम की एक्टिविटी मैं लेता हूँ, ठीक है। और उसकी फीस डिसाइड कर लेता हूँ 500 रुपीज। तो मैंने क्या क्या इंसर्ट किया, मैंने एक्टिविटी कोड A4 लिया, एक्टिविटी का नाम आर्चरी लिया, एक्टिविटी की फीस 500 ली। लेकिन मेरे पास तीन वैल्यूज रह ही नहीं सकते। मुझे रोल नंबर नहीं पता जिस स्टूडेंट ने ये एक्टिविटी ली है, मुझे नेम भी नहीं पता जिस स्टूडेंट ने एक्टिविटी ली है, और वो कौन से डिवीजन में पढ़ता है ये भी नहीं पता जिस स्टूडेंट ने ये एक्टिविटी नहीं ली है। अब क्यों नहीं पता, उसका रीजन ये है कि आप बोलोगे सर कोई भी स्टूडेंट ने आर्चरी एक्टिविटी क्यों नहीं ली, आपने क्यों तीनों जगह क्रॉस 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 कर दिया। द रीजन इज आर्चरी एक्टिविटी स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल थी क्या अभी तक? नहीं। वॉज इट अवेलेबल? नो टिल सर। नाउ आर्चरी एक्टिविटी स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल थी क्या? यस नो और नो? सर। नो। तो जो एक्टिविटी टेबल में अवेलेबल ही नहीं, वो एक्टिविटी ली जा सकती है क्या स्टूडेंट द्वारा? नहीं। तो प्रॉब्लम यही है। A4 आर्चरी 500, ये डेटा तो एक्टिविटी का आपने भर दिया, लेकिन ये एक्टिविटी टेबल में नहीं थी, इसीलिए किसी स्टूडेंट ने ली ही नहीं। ठीक है। तो आप बोलोगे अब डाल दीजिए सर टेबल में ताकि स्टूडेंट ले। नहीं, अभी डाली ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप ये एक्टिविटी डालने जाएंगे तो आपके पास तीन डिटेल्स है। आपके पास कौन से तीन डिटेल है? आपके पास एक्टिविटी का कोड है, एक्टिविटी का नेम है, एक्टिविटी की फीस है। आपके पास कौन से तीन डिटेल नहीं है? रोल नंबर, नेम, डिवीजन। यस। यानी आप चाहते हुए भी आर्चरी एक्टिविटी ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई स्टूडेंट ने वो एक्टिविटी ली नहीं है, टेबल आधा अधूरा हो जाएगा। तो आप बोलोगे क्यों नहीं ली सर किसी स्टूडेंट ने ये एक्टिविटी? किसी स्टूडेंट ने ये एक्टिविटी इसलिए नहीं ली क्योंकि ये एक्टिविटी टेबल में ही नहीं थी। मतलब देर इज नो वे कि आप ऐसी कोई नई एक्टिविटी इस टेबल में ऐड कर पाए। इसको कौन सी एनोमली बोलते हैं? इंसर्शन। Yes, insertion anomaly, that you cannot add a new activity in this table. Second anomaly है delete anomaly। अगर प्राची ये कॉलेज छोड़ देती है या प्राची डीसी हो जाती है तो कौन सी एक्टिविटी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी? क्राफ्ट। क्यों डिलीट होगी बा? प्राची छोड़ने से क्राफ्ट क्यों डिलीट होती है? और मैंने प्राची और क्राफ्ट का ही एग्जाम्पल क्यों दिया, मैंने बाकी चार लोगों का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? सेम एक्टिविटी ऊपर की, हम्म? रिपीट एक्टिविटी नहीं है इसलिए। यस, क्योंकि देखिए, योगेश अगर कॉलेज छोड़ के जाता था तो ड्राइंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ड्राइंग योगेश के अलावा और किसने लिया है? ध्रुव ने। यस, 1 मिनट प्लीज। ओके। सो योगेश ने ड्राइंग, योगेश अगर डिलीट हुआ तो ड्राइंग डिलीट इसलिए नहीं होती
क्योंकि ड्राइंग ध्रुव ने भी ली है। उसी तरह अगर आप प्रथमेश को डिलीट किया तो स्विमिंग भी डिलीट नहीं होती, क्योंकि स्विमिंग अथर्वा ने भी लिया है। लेकिन क्राफ्ट एक्टिविटी सिर्फ प्राची ने ली थी, तो प्राची डिलीट हो गई तो कौन सी एक्टिविटी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी? क्राफ्ट। और आपको पता है वंस एक्टिविटीज डिलीटेड न्यू एक्टिविटीज टेबल में ऐड करना फिर से पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो प्राची को आप डिलीट ही नहीं कर सकते, भले वो कॉलेज छोड़ के भी क्यों ना चली जाए। तो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन एनोमली, सॉरी डिलीशन एनोमली। अब मैं आपको अपडेट एनोमली क्या है समझाता हूँ। अपडेट एनोमली, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज अपडेट एनोमली हियर। ठीक है, अपडेट एनोमली क्या है देखते हैं। अब अगर आप इधर देखेंगे तो अगर मुझे ड्राइंग की फी 200 की जगह 300 करना है तो कितनी जगह करनी पड़ेगी 200 की 300? 2 जगह। 2 जगह। तो ये गलत है। जब ड्राइंग एक ही सब्जेक्ट है तो कितने जगह फी चेंज करने की जरूरत पड़नी चाहिए थी? एक जगह। देयर इज नो पॉइंट कि हमें दो दो जगह चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। इफ द एक्टिविटी इज वन यू शुड चेंज इट ओनली वंस। बराबर है ना? 5 टेबल में 2 बार करना पड़ रहा है। 5000 अगर रो होते तो कितनी बार करना पड़ता था? 5 में 2 बार, तो 5000 में कितनी बार? 2000 टाइम्स। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। मतलब आप नई न्यू एक्टिविटी ऐड नहीं कर सकते, ये एक एनोमली है। आप प्राची को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा किया तो क्राफ्ट भी डिलीट होता, ये सेकंड एनोमली है। और आप ड्रॉ अपडेट एनोमली ये है कि एक चीज की वैल्यू अपडेट करना है तो दो दो जगह करना पड़ता। ठीक है, तो ये टेबल में 3 प्रॉब्लम्स है, इंसर्ट एनोमली, अपडेट एनोमली, डिलीट एनोमली। इसके अलावा डेटा रिड्यूडेंसी है, डेटा इनकंसिस्टेंसी है, लॉट ऑफ वीकनेसेस। अब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं अगर इस बड़े टेबल को क्या कर दिया जाए तो नॉर्मलाइज। डिवाइड, नॉर्मलाइज यानी डिवाइड कर दिया जाए तो। अब इस बड़े टेबल को कितने हिस्से में डिवाइड किया हमने? 3। नाउ दिस बिग टेबल इज डिवाइडेड इनटू 3 टेबल्स। अब आप मुझे बताइए न्यू एक्टिविटी इंसर्ट करना है तो कहाँ करें, कौन से टेबल में करें? अगर मुझे आर्चरी इंसर्ट एक्टिविटी करना है तो टेबल। कौन से टेबल में करूं? एक्टिविटी टेबल में। यस, आई नीड टू डू इट इन एक्टिविटी टेबल। ये यहाँ पे एक्टिविटी कोड A4 दे दो, एक्टिविटी का नाम आर्चरी दे दो और फीस 500 दे दो। अब आपको किसी स्टूडेंट ने ये एक्टिविटी लेने की जरूरत है क्या? नो, क्योंकि ये वाले टेबल में स्टूडेंट के रिलेटेड कोई डायरेक्ट डेटा है ही नहीं। तो इफ न्यू एक्टिविटी वांट टू बी एडेड यू नीड टू एड इट इनटू द एक्टिविटी टेबल। यानी कौन सी एनोमली सॉल्व हो गई? बड़े टेबल को छोटे हिस्से में डिवाइड कर दिया तो इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली सॉल्व हो गई। अब डिलीट एनोमली कैसे सॉल्व होती बताता हूँ। अगर प्राची को डिलीट किया तो इस टेबल में कहीं क्राफ्ट की एंट्री है क्या? नो। नो। तो फिर अब प्राची को डिलीट करने से क्राफ्ट एक्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ड्राइंग की फी अगर चेंज करना है 200 की जगह 300 तो कहाँ करूं? एक्टिविटी टेबल। कितने जगह पे करना पड़ेगा फिर ऐसा चेंज? ओनली 1। ओनली वन प्लेस पे। तो इस टेबल को 3 हिस्से में डिवाइड करने से हमारे इंसर्शन एनोमली सॉल्व हो गई, डिलीशन एनोमली सॉल्व हो गई, अपडेशन एनोमली सॉल्व हो गई। उसके बाद में रेड्यूडेंसी कम हो गई डेटा की, लॉट ऑफ वीकनेसेस हैव बीन रिमूव्ड। तो ये प्रोसेस को बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द बिग टेबल इनटू स्मॉलर वन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेड्यूडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, एनोमलीज एंड वीकनेसेस। डेटाबेस यूजर फ्रेंडली हो जाता है। आपके सिलेबस के हिसाब से 4 नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बॉयसिकुड नॉर्मल फॉर्म। चौथा और पांचवा नॉर्मल फॉर्म हमें देखने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द नीड और पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन में हम बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के कारण डेटा रिड्यूडेंसी कम हो जाती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी भी कम हो जाती है, एनोमलीज रिमूव हो जाते हैं, डेटाबेस यूजर फ्रेंडली हो जाता है, डेटाबेस वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द डेटाबेस इंप्रूव हो जाती है। ठीक है,
एग्जाम्पल यही देना है आपको जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया. दिस इज द गुड एग्जाम्पल. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है वो आपको समझाता हूँ. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कि दिया गया टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब रहता है अगर उस टेबल का हर कॉलम की वैल्यू कैसे रहे. ऑटोमिक. ऑटोमिक, नॉन डिविजिबल. यानी उसी को एक दूसरा वर्ड है, कैसा एट्रीब्यूट रहे. सिंगल वैल्यू. ये दोनों कहीं ना कहीं सिनोनिम है. एटॉमिक यानी नॉन डिविजिबल, और जो सिंगल वैल्यू होती है इसके नाम में ही सिंगल है. सिंगल मतलब जो डिवाइड नहीं होता. यस, सिंगल मतलब जो डिवाइड नहीं होता. ठीक है. सो टेबल में जितने भी कॉलम के वैल्यूज है वो कैसे चाहिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल होने के लिए. all Automic. values all and values single should value. be atomic and all attributes column should be single Single value. value. तो ये पहला टेबल नॉर्मल फॉर्म में नहीं है और इसका रीजन है ये चीजें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं. यहाँ एक कॉलम में दो दो वैल्यूज आ गई, यानी ये ऑटोमिक हो गया कि डिविजिबल हो गया. ये ऑटोमिक हो गया कि डिविजिबल हो गया. डिविजिबल. डिविजिबल हो गया. 18 नंबर का टीचर दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, साइंस और मैथ. 20 नंबर का टीचर दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मराठी और हिंदी. यानी ये जो कॉलम है सब्जेक्ट वो ऑटोमिक है कि डिविजिबल है. डिविजिबल. डिविजिबल. ये सिंगल वैल्यूड है कि मल्टी वैल्यूड है. मल्टी. मल्टी वैल्यूड. Multi-value. इसीलिए ये टेबल नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. प्लीज वेट. तो अब इस टेबल, जो टेबल अननॉर्मलाइज फॉर्म है, इस टेबल को अगर नॉर्मलाइज फॉर्म में लाना रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को सेपरेट कर देना पड़ेगा. आप नीचे देखिए हमने सेपरेट किया है. ये 18 नंबर का साइंस मैथ को अलग अलग डाल दिया है. देख लो अलग अलग रो में शिफ्ट किया कि नहीं किया. यस सर. हाँ. और उसी तरह 20 नंबर वाले को भी दो इसमें शिफ्ट कर दिया. यस और नो. यस. Yes, हाँ. sir. अब ये टेबल कौन से नॉर्मल फॉर्म में आया. First normal form. यस, ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आया. लेकिन इसका मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई क्या फिलहाल, कि पहले से अच्छी हुई सिर्फ, लेकिन बहुत अच्छी नहीं हुई. नहीं हुई. अभी भी क्वालिटी में इश्यूज है. ठीक है. सो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए कॉलम के वैल्यूज कैसे चाहिए, ऑटोमिक. और कॉलम कैसा चाहिए. सिंगल वैल्यू. तो टीचर आईडी और सब्जेक्ट में से कौन प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है और ये रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. तो हमने ये साइंस मैथ को अलग अलग स्प्लिट कर दिया और मराठी हिंदी को अलग अलग स्प्लिट कर दिया. तो अननॉर्मलाइज फॉर्म वाला टेबल अब कौन से नॉर्मल फॉर्म में आ गया. First normal form. लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, ये टेबल अभी भी अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ रेड्यूडेंसी 18-18 रिपीट हुआ, 20-20 रिपीट हुआ, रेड्यूडेंसी है. यहाँ टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आया है लेकिन परफेक्ट नहीं हुआ है. अब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में देखते हैं. सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल होने के लिए पहले वो ऑलरेडी कौन से नॉर्मल फॉर्म में चाहिए. फर्स्ट First नॉर्मल. normal यस. form. टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के पहले वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चाहिए. इट शुड बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. ओके. तो ये टेबल में कहीं आपको एक सेल में दो वैल्यूज दिख रहे हैं क्या. नो. नो. यानी ये टेबल कौन से नॉर्मल फॉर्म में है. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि इसमें हर वैल्यू सिंगल वैल्यूड और एटॉमिक है, कोई इश्यू नहीं है. लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब नॉन की एट्रीब्यूट यानी ऐसे कॉलम जो प्राइमरी की नहीं है, ऐसे कॉलम जो प्राइमरी की नहीं है, वो प्राइमरी की पे फंक्शनल डिपेंडेंट चाहिए. सबसे पहले मैं इस टेबल में की प्राइमरी की के कॉलम कौन है और नॉन की कॉलम कौन है वो हाईलाइट करता हूँ.
जो ग्रीन कलर से वो प्राइमरी की कॉलम है। यहाँ प्राइमरी की 2 कॉलम से बनी हुई है। जब प्राइमरी की 2 कॉलम से बनती है उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। तो यहाँ 2 सेपरेट प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की एक ही है, लेकिन वो कितने कॉलम से बनी हुई है? 2 कॉलम से। 2 कॉलम से बनी हुई। और जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ वो नॉन की है, यानी वो प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है। ये सब नॉन की कॉलम है, यानी ये प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है। तो ये जो रेड वाले हैं ये हो गए कौन से एट्रीब्यूट? नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की ओके, एट्रीब्यूट। और जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है वो कौन से एट्रीब्यूट है? प्राइमरी की यस। एट्रीब्यूट। और ये जो रेड कलर वाले हैं यानी नॉन की एट्रीब्यूट, इसने किसके ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए? प्राइमरी प्राइमरी की पे। यस, इसने प्राइमरी की के ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। इसने प्राइमरी की के ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो अब फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी क्या वो समझाने की कोशिश करता हूँ। फंक्शनल डिपेंडेंसी की मतलब ये होता है कि ये जो रेड कलर वाले कॉलम है नॉन की, उसकी वैल्यू प्राइमरी की पे डिपेंड होनी चाहिए। तो इस केस में मैं आपको बताता हूँ कि क्वांटिटी की वैल्यू प्राइमरी की पे डिपेंड है। कैसे? तो आप देखिए, अगर सप्लायर S1 है और उसने जो पार्ट बेचा है वो P1 है, तो क्या आप मुझे 100% बता सकते हो क्वांटिटी कितनी आएगी? 300। यस। ऐसा और कोई कॉम्बिनेशन इस टेबल में है क्या S1 और P1 का? नहीं है। यानी आप गारंटी से बोल सकते कि सर अगर सप्लायर S1 है और पार्ट P1 है तो उसने कितनी क्वांटिटी सेल की है? 300। ये आप आंख बंद करके बोल सकते हैं, श्योर शॉट कंफर्म। तो ऐसा कॉम्बिनेशंस रहना इसको बोला जाता है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट है जैसे या क्वांटिटी, वो पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है? प्राइमरी की पे। प्राइमरी की प्राइमरी पे की पूरी एट्रीब्यूट। तरह से डिपेंडेंट है वो। लेकिन ऐसी बात स्टेटस और सिटी के लिए नहीं है। कैसे मैं बताता हूँ। S1 के लिए स्टेटस और सिटी क्या है? 20 लंदन। और वही 20 और लंदन किसी और के लिए भी है। बताओ, वही 20 और लंदन और किसके लिए है? S4। S4 के लिए। वही 20 और लंदन S4 के लिए भी है। तो मेरा वही कहना है कि ये जो 20 हो गया स्टेटस और सिटी जो लंदन हो गई, इसका सप्लायर से कोई लेना देना है क्या? नहीं। सप्लायर S1 रहा तो भी 20 लंदन है, और सप्लायर S4 रहा तो भी 20 लंदन है। यानी ये डिपेंडेंट है कि नॉन डिपेंडेंट है? नॉन डिपेंडेंट। यस, मतलब ये 2 कॉलम प्रॉब्लमेटिक है। इस टेबल में नॉन की कॉलम कितने हैं गिन के बताओ, नॉन की कॉलम जिसको रेड से हाईलाइट किया था? 3। 3। उसमें से कौन सा कॉलम बराबर की कॉलम पे डिपेंडेंट है? क्वांटिटी। क्वांटिटी। और कौन से 2 कॉलम प्रॉब्लम तैयार कर रहे? स्टेटस एंड सिटी। यस, स्टेटस और सिटी जो है ये 2 कॉलम प्रॉब्लम तैयार कर रहे। बराबर है, ये कॉलम नहीं है डिपेंडेंट। तो उन 2 कॉलम को इस टेबल से क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। तो कौन से कॉलम प्राइमरी की पे फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए? नॉन की नॉन की कॉलम। नॉन की कॉलम। तो नॉन की में से कौन डिपेंडेंट है क्वांटिटी। और कौन डिपेंडेंट नहीं है? स्टेटस एंड सिटी। यस, मतलब ये टेबल कौन से नॉर्मल फॉर्म में नहीं है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म। यस, तो चलो पढ़ते हैं। टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब माना जाएगा जब वो ऑलरेडी कौन से नॉर्मल फॉर्म में हो? फर्स्ट फर्स्ट नॉर्मल। नॉर्मल। ओके, और उसके जो नॉन की कॉलम है स्टेटस, सिटी और क्वांटिटी,
वो किसके ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए? प्राइमरी तो कौन है डिपेंडेंट, मतलब किसकी वैल्यू प्राइमरी की से ही डिसाइड होती है? क्वांटिटी और स्टेटस और सिटी की वैल्यू और प्राइमरी की का कोई रिलेशन है क्या? नो नहीं है। इसका प्रूफ देता हूँ। सप्लायर S1 है तो भी स्टेटस 20 और लंदन रह सकता है, और सप्लायर S4 है तो भी स्टेटस 20 और लंदन रह सकता है। यानी उसके वैल्यूज कोई प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सबके लिए जनरल है। तो ये दो टेबल कर रहे प्रॉब्लम तैयार। और यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी ये दो टेबल दो कॉलम फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें इस टेबल को दो हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, इस टेबल में भी कौन सी एनोमलीज है? इंसर्ट डिलीट अपडेट कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपको S5 नंबर का सप्लायर ऐड करना है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप सप्लायर S5 डाल देंगे, उसकी सिटी 30 डाल देंगे, कोड 30 डाल देंगे, सिटी यवतमाल डाल देंगे, लेकिन आप पार्ट और क्वांटिटी डाल ही नहीं सकते, क्योंकि सप्लायर ने दुकान खोला ही नहीं, तो वो कितने पार्ट बेचेगा, इसकी क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी क्या हमारे पास? नो सर। नो। तो व्हाट डज इट मीन्स कि आप सप्लायर डाल दोगे, स्टेटस डाल दोगे, सिटी डाल दोगे, लेकिन कौन से दो वैल्यू आप डाल नहीं पाओगे जब तक शॉप ओपन नहीं होता? पार्ट एंड क्वांटिटी। यस, क्योंकि सप्लायर ऐड नहीं होगा तब तक वो पार्ट क्वांटिटी बेचेगा थोड़ी। ठीक है। तो ये वो आर्चरी ऐड करने वाले जैसा इश्यू हो गया है, तो इसको बोलते हैं इंसर्शन एनोमली। डिलीशन एनोमली क्या है बताता हूँ मैं। अगर पार्ट 2 मार्केट में से डिसकंटिन्यू हो गया तो किसका शॉप ही बंद हो जाता परमानेंटली? किसका शॉप परमानेंटली बंद होता? S3 का, क्योंकि S3 दूसरा कोई पार्ट बेचता ही नहीं है। एम आई राइट? यस सर So deletion of part 2 will automatically delete supplier number 3 permanently. ओके। और S1 की सिटी लंदन से अगर लंदन से अगर सिडनी करना है तो कितनी जगह करना पड़ेगा लंदन का सिडनी S1 के लिए? 9 10 6। S1 का बोल रहा हूँ मैं, S4 का नहीं। 6 जगह लंदन का अगर मुझे सिडनी करना है तो 6 जगह करना पड़ रहा है। ये वही हो गया ड्राइंग की फिर 2 जगह अपडेट करो। जबकि सप्लायर एक ही है तो उसकी सिटी भी कितने जगह बदलना पड़ना चाहिए था? एक ही ओनली 1। यानी इस टेबल में भी वही एनोमलीज है, वो एनोमलीज डिलीट हो जाएगा, टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा अगर उसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया जाए। तो कर दिया। और कौन से दो कॉलम को हमने बाहर हकाल दिया है? स्टेटस एंड सिटी। और किसको हमने प्राइमरी के साथ बना के रखा है? क्वांटिटी क्वांटिटी को। अब आप बोलोगे सर ये दोनों को ही बाहर निकालना था, ये भी क्यों साथ में दे दिया? तो दो टेबल में एक कॉलम सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल यस फॉरेन की। ये कॉलम, मुझे तो स्टेटस और सिटी को ही बाहर निकालना था, लेकिन ये भी कॉलम देना पड़ा ताकि दो टेबल में कम से कम एक कॉलम क्या हो जाए? कॉमन फॉर। यस, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की। एम आई राइट? यस सर। यस ऐसा हम इसलिए कर रहे ताकि जैसे हम एक टेबल को दो हिस्से में डिवाइड कर रहे तो आगे जाके उस दो हिस्से को ज्वाइन करके हम फिर से उसको कंबाइन भी कर पाए, इसलिए। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब S5 ऐड करना है तो कर सकते हैं आप? यस और नो? अब आप S5 को ऐड कर सक रहे हो? यस सर। यस। अब अगर पार्ट 3 डिलीट हो गया तो क्या सप्लायर डिलीट हो जाएगा? नो सर। अच्छा। अब अगर S1 की सिटी मुझे लंदन से सिडनी करना है तो कितनी जगह करूँ सिर्फ? एक जगह यानी कौन से एनोमलीज डिलीट हो गए? इंसर्शन ऑपरेशन एंड। यस। और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ध्यान में रखना सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए, टेबल ऑलरेडी कौन से नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए? सेकेंड नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म में। नॉर्मल और नॉन की कॉलम किस पे डिपेंडेंट चाहिए? प्राइमरी की एट्रीब्यूट यस। ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के तरफ। पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है वो समझा देता हूं मैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक अलग कंसेप्ट है,
और फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी उससे थोड़ा अलग है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, जैसे अगर आप लिखते हो x एरो y, या x इज वन कॉलम, y इज अनदर कॉलम, x एक कॉलम है, y दूसरा कॉलम है, तो इसको हम ऐसा पढ़ते हैं कि y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। कैसे पढ़ना? Y is functionally dependent on X. उल्टा पढ़ना पड़ता है कि y x पे फंक्शनल डिपेंडेंस है। जैसे क्वांटिटी सप्लायर और पार्ट पे फंक्शनल डिपेंडेंट था। ठीक है, इसी को सीधा पढ़ना है तो हम ऐसा बोलेंगे x डिटरमाइनिंग द y। सीधा पढ़ना है तो क्या बोलेंगे? X determining the Y. और उल्टा पढ़ना है तो y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। उल्टा ही पढ़ना चाहिए, वही बेटर तरीका है। कभी कभी क्या होता है, प्राइमरी की दो कॉलम से बनती है, जैसे अपने केस में था सप्लायर और पार्ट, पार्ट और क्वांटिटी दोनों पे डिपेंडेंट था। तो अगर प्राइमरी की दो कॉलम से बन रही है और आपका कोई कॉलम दोनों पे फंक्शनल डिपेंडेंट है, तो उसको कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलेंगे? कौन सी फंक्शनल फुल्ली डिपेंडेंसी फंक्शनल बोलेंगे? डिपेंडेंट। बताइए जल्दी से। फुल्ली। और एक कॉलम पे डिपेंडेंट है और दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा रहा तो फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल। तो पार्शियल। अगर दो कॉलम पे आपका y डिपेंडेंट है तो ये हो गया फुल्ली, और दोनों में से एक पे डिपेंडेंट है तो वो हो गया Partial. यस। जैसे आपके मम्मी और पापा मिला के घर में बनती है प्राइमरी की, और आप जो चाइल्ड है वो हो गए नॉन प्राइमरी की। अगर आप दोनों का सुनते हैं तो कौन सी डिपेंडेंसी हो गई? Fully हाँ, और आप पापा का सुनते और मम्मी को सुनते ही नहीं, यू आर टेकिंग योर मम्मी लाइटली, तो फिर partial. पार्शियल। समझ में आया फुल्ली और पार्शियल? Yes, sir. और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है ये समझने के लिए क्वांटिटी वाला एग्जांपल इनफ था। मतलब जो नॉन की कॉलम होता है उसकी वैल्यू प्राइमरी की पे ही डिपेंड होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट रहेगी तो नहीं जमेगा। तो क्वांटिटी बराबर डिपेंडेंट था और स्टेटस और सिटी डिपेंडेंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्राइमरी की से और उसके वैल्यू का कोई लेना देना ही नहीं था। S1 के लिए भी 20 लंदन था, S4 के लिए भी 20 लंदन था। इट शोज दैट इट इज फॉर एवरीवेयर, इट्स नॉट डिपेंडेंट। ओके, मतलब आप सबका सुन रहे, आपके दोस्तों का सुन रहे, इसका सुन रहे, उसका सुन रहे, आपके मम्मी पापा का ही नहीं सुन रहे। इट इज लाइक दैट। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रहने के लिए टेबल ऑलरेडी कौन से नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए? सेकंड Second नॉर्मल फॉर्म। normal form. सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। मैं इसका रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आपको। तो टेबल ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और कौन सी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए? Transitive. Non-transitive. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। 1 मिनट। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर ए कॉलम बी पे डिपेंडेंट है और बी कॉलम सी पे डिपेंडेंट है, मतलब कौन किस पे डिपेंडेंट है? AC पे. इसका मतलब ए सी पे डिपेंडेंट है। ऐसे डिपेंडेंसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, दो टाइप के टेबल ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रहते। कौन से दो टाइप के टेबल मैं बताता हूँ आपको। दो टाइप के टेबल ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रहते, और वो दो टाइप के टेबल कौन होते हैं मैं बताता हूँ। ऐसा टेबल जिसकी प्राइमरी की एक ही कॉलम की बनी है। ऐसा टेबल जिसकी प्राइमरी की कितने कॉलम से बनी है? Only one. ओनली वन। वो टेबल ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रहता है, ये एक क्राइटेरिया। ऐसा भी टेबल ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रहता जिसमें सिर्फ दो ही कॉलम है। क्यों? जिसमें सिर्फ दो ही कॉलम है, तीसरा कॉलम है ही नहीं, ऐसा टेबल ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बाय डिफॉल्ट रहता है। इसका रीजन क्या है?
बताओ। ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी के लिए 3 या 3 से ग्रेटर कॉलम यस, चाहिए। ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी का सवाल तभी पैदा होगा जब नंबर ऑफ कॉलम 3 या उससे ज्यादा हो। अब जैसे ये टेबल में ऑलरेडी 2 कॉलम है, तो इस टेबल में कौन सी डिपेंडेंसी रह ही नहीं सकती। ट्रांजिस्टिव। यस, तो ऐसे टेबल ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रहते हैं। और कौन सा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रहता है बोला है मैंने? जिसकी Only one जिसकी प्राइमरी की सिंगल कॉलम की बनी है, 2 कॉलम से नहीं बनती, एक सिंगल कॉलम से बनती है, वो भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रहता है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया समझ लो। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल होने के लिए वो ऑलरेडी कौन से नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है? सेकेंड। second. और उस टेबल के जो एट्रीब्यूट होते हैं उसमें कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी, सॉरी कौन सी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए हमें? ट्रांजिटिव। नॉन। ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, नॉन ट्रांजिटिव चाहिए, ट्रांजिस्टिव नहीं चाहिए। और इसमें एक ओनली कीवर्ड को मैंने हाईलाइट किया है। जैसे पिछले नॉर्मल फॉर्म में हम बोलते थे कि नॉन की एट्रीब्यूट किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए? प्राइमरी की पे। यस, इसमें एक ओनली वर्ड डाल देना, नॉन की एट्रीब्यूट ओनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। अब आप बोलोगे ये ओनली वर्ड से क्या फर्क पड़ रहा है सर एज कंपेयर टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म? देखो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपके मम्मी पापा क्या बोल रहे पता है क्या? कि आप लोग हमारा सुनो, मतलब आपको आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं आप मेरा सुनिए, आपके मम्मी का सुनिए, मतलब सुनिए आप। हाँ, आप हमारा सुन रहे और आपके फ्रेंड की भी 2 चीजें सुन रहे, तो हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हम जो बोलते हैं उसको आप मानिए, उसको आप सुनिए, और 2-4 अच्छी बातें आप आपके फ्रेंड की भी सुनते हो, मानते हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हमको मानिए, आप उनको भी मान रहे, दैट इज वेल एंड गुड, नो इश्यू। लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे कि आप सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें मानेंगे? पेरेंट्स के। यस, और किसको बिल्कुल मानेंगे ही नहीं? फ्रेंड को। यस, तो ओनली वर्ड आ गया यहाँ पे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में था नॉन की कॉलम शुड बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, ओनली वर्ड नहीं था। प्राइमरी की पे रहना चाहिए, उनके साथ साथ बाकी पे भी रह रहा तो कोई इश्यू नहीं। प्राइमरी की पे रहना कंपलसरी, बाकी पे रहना ऑप्शनल। लेकिन यहाँ पे सिंपल है, किस पे और किस पे सिर्फ डिपेंड चाहिए? ओनली ऑन प्राइमरी की। यस, बाकी पे चाहिए ही नहीं, बात खत्म। तो ऐसा अगर सिनारियो आपने बना लिया तो आपका टेबल कौन से नॉर्मल फॉर्म में रहेगा? थर्ड। थर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए कौन सी डिपेंडेंसी आपको हटानी पड़ेगी? ट्रांजिटिव। यस, और ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी हटाने के 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, आपके टेबल में ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम रखिए? 2। लेस देन। लेकिन ये इतना सिंपल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इतने छोटे छोटे टेबल्स बनाएंगे तो बहुत सारे टेबल्स बन जाएंगे। और दूसरा सॉल्यूशन ये है, कौन सी डिपेंडेंसी, सॉरी, आपकी प्राइमरी की कितने कॉलम की बनाई है? ओनली वन। ओनली 1। ठीक है, जब टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाए तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं देखिए। रेड्यूडेंसी रिमूव हो जाती है, मेमोरी स्पेस सेव होती है, इनकंसिस्टेंसी रिमूव होती, और क्या रिमूव होता? एनोमलीज। एनोमलीज रिमूव हो जाती, और डेटाबेस वेल स्ट्रक्चर्ड बन जाता। कैसे बन जाता डेटाबेस? वेल स्ट्रक्चर्ड। वेल स्ट्रक्चर्ड बन जाता। ये सब एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में BCNF नहीं है। मैं एक बार आपका सिलेबस चेक करके बता देता हूँ, वेट। क्योंकि नहीं है तो ये समय उसमें टाइम वेस्ट करने का भी नहीं है। देखिए, आपका सिलेबस है, सिर्फ कितने नॉर्मल फॉर्म है? 3। 3। तो मैं एज ऑफ नाउ छोड़ देता हूँ इसको। ठीक है, फिर भी एक वीडियो जो है गेट स्मैशर का वो BCNF का डाल दूंगा, टाइम मिला तो ही देखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन क्लियर हो गया है। यस सर। हाँ, अब मेरा इंटरेस्ट है, आपके डिफिकल्टी वाले कुछ टॉपिक हो गए तो उस
सो यहाँ नॉर्मलाइजेशन खत्म होता है, मैं ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।